हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th के लिए है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इन फैक्ट दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आप क्या देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ना, उसमें बहुत सारे आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट नज़र आते हैं बुक में। तो आज का ये वीडियो क्लास देखने के बाद शायद बहुत सारी बातें आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं एक रजिस्टर से। रजिस्टर कैसा होता है, तो सर्किट में हम कुछ ऐसा दिखाते हैं रजिस्टर को, जिसको हमने R लिख दिया। इसका कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज R, और इसको कहते हैं रजिस्टर। समटाइम्स इसको आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके दो एंड्स हैं। ये इन दो एंड्स के नाम दे लेते हैं। दिस इज एंड A एंड दिस इज एंड B। रजिस्टर होता क्या है, आप कहीं लैब में जाएंगे और कुछ देखेंगे, कुछ ऐसा आपको कुछ मिल जाए पड़ा हुआ, तो शायद आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो रजिस्टर को ये दिखाने का तरीका है, असल में ये कंडक्टर होता है, जिसमें भी सम सिंपल वायर होगी। ये नाइक्रोम की वायर है, कॉन्स्टेंटन की वायर है, मैंगनीज की वायर है। वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं जिनकी रजिस्टिविटी की वैल्यूज़ आपने पढ़ी डिटेल में, राइट। और उनमें से जब करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है। करंट कैन नॉट फ्लो ईजिली थ्रू देम, इनको हम रजिस्टर्स कह देते हैं। तो ऐसे ही किसी एक रजिस्टर को, रजिस्टर माने ऐसे ही एक कॉन्स्टेंटन की वायर लैब में मिल जाएगी आपको, नाइक्रोम की वायर, उसको आप थोड़ा काट कर अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो रजिस्टर है। उस वायर को आप आम कॉपर की वायर के साथ जोड़ देंगे कुछ इस तरह से, तो ये तो है कॉपर की वायर, और इस पार्ट को हम दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से। दिस इज द रजिस्टर। इज इट क्लियर? ओके, तो इसको जब आप किसी बैटरी के साथ जोड़ देंगे और उस बैटरी ने इस रजिस्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, दैट मीन्स दिस एंड इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस एंड। और डिफरेंस कितना है ये V वोल्ट का, तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और ये करंट कितना होता है, तो ओम्स लॉ ने कहा था कि करंट होता है V/R। अब हमें मान लो एक की बजाय बहुत सारे रजिस्टर्स दिए हों, आपको कहा उनको जोड़िए, तो आप कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। मान लो मैंने आपको ऐसी दो वायर दे दी, एक ये वायर और एक ये वायर। ये दोनों वायर्स मान लीजिए नाइक्रोम की वायर्स हैं, इनको जोड़ना है। चलो सिंबॉलिक पर्पस के लिए इनको ऐसे ही लिखना चाहिए, तो मैंने इनको ऐसे बना दिया कि बताइए इनको कैसे जोड़ा जाए। तो आप काफ़ी तरीके लगा सकते हैं, काफ़ी दिमाग लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई आप में से इसको एक वायर को ये, और जहाँ पर ये एंड ख़त्म हुआ वहाँ पर दूसरी वायर को जोड़ दे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर किसी के मन में आया कि एक वायर यहाँ रखते हैं और एक वायर को यहाँ रखते हैं, और इन दोनों वायर्स को आपस में ही यहाँ जोड़ देते हैं। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, आपने इन वायर्स को कुछ ऐसे जोड़ दिया। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के तरीकों में कुछ फ़र्क है कि नहीं। एक बात तो कॉमन देख रहे हैं आप कि दोनों कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं जहाँ से आपने बैटरी को जोड़ना है। यहाँ से भी दो पॉइंट्स आ रहे हैं, आपने यहाँ भी बैटरी जोड़ना है, और यहाँ जो हमने केस लिया वहाँ पर दो पॉइंट से जहाँ आपने बैटरी को जोड़ा था। यहाँ पर ये एंड टू एंड जोड़ा आपने, और इसको आपने आमने सामने जोड़ा है। एंड टू एंड माने कि जहाँ एक रजिस्टर का एक एंड खत्म हुआ वहाँ पर दूसरे को आपने जोड़ दिया और उसको आगे उसी लाइन में ले गए। लेकिन यहाँ पर दोनों रजिस्टर के एक तरफ वाले एंड एक पॉइंट पर और अदर वाले एंड अलग पॉइंट पर। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के स्पेशल नाम हैं, हम इनको पढ़ेंगे किस किस नाम से। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाने से पहले हम एक और टर्म पहले सीखेंगे, एंड दैट टर्म इज व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस तो R है, माने इसका रेजिस्टेंस R1 है और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है। ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रजिस्टर R2 है। अब मानो मैं पहले की बात करता हूँ, केस नंबर 1 की। इन दोनों रजिस्टर्स को हटाकर एक अकेला रजिस्टर, मान लो मैं ये कह दूं कि जो करंट यहाँ से फ्लो करता है फॉर द सेम वोल्टेज, उतना ही करंट यहाँ से भी फ्लो करे फॉर द सेम वोल्टेज, तो इन दोनों का एक ही जैसा काम हो रहा है, राइट। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस हुआ ये सीरीज कॉम्बिनेशन का
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इज इट क्लियर? सेम यहां बात करते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। जब भी आप इस सर्किट को बैटरी से जोड़ेंगे और मान लेते हैं कि बैटरी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, तो यहां से जितना करंट जाएगा फॉर द सेम वोल्टेज थ्रू दिस सर्किट, उतना ही करंट फॉर द सेम वोल्टेज जिस सर्किट में जाएगा वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया फॉर दिस पैरेलल सर्किट। इसको हमने RP लिख दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? Equivalent resistance is that resistance which draws the same current through the circuit for the same voltage as this combination draws। दोनों के लिए सेम डेफिनेशन, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो सीरीज हो, दोनों केसेस में equivalent resistance is that resistance which draws the same current for the same voltage as this combination does। और यदि सीरीज होगा उसको हम R के नीचे छोटा सा S लिखेंगे, ऐसे शो करेंगे this is the equivalent resistance, and if it is coming from the parallel combination तो R के साथ P लगाना चाहिए। ऐसा कोई रूल भी नहीं है, आप जो मर्जी और भी सिंबल्स दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा फिर भी ये दिखाता है कि सीरीज से आया है और ये पैरेलल से आया है। दिस यू कैन डू। तो अभी हम काम शुरू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, उनका सर्किट कैसा बनेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का फार्मूला क्या होगा। सो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि व्हाट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट। दो बातें, नंबर 1 व्हाट इज दिस सीरीज सर्किट, उसका मतलब क्या होता है। नंबर 2 टू फाइंड द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट ऑफ द रेजिस्टेंसेस क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच अ वे सच दैट सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस। मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है, इनको आप रजिस्टर भी कह सकते हैं। सो जो करंट यहां से एंटर करेगा, क्योंकि हमने ये 2 पॉइंट लिए हैं बैटरी के साथ जोड़ने के लिए, तो बैटरी में यहां शो नहीं कर रहा, सर्किट में शो करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो दिस इज आवर बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, और आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट जो होगा वो यहां से इस सेंस में होगा, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो R1 में से जो करंट जाएगा वही करंट R2 में से जाएगा और वही करंट R3 में से जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यहां पर वायलेट नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच सेम करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर, और यू कैन से व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। कैसे जोड़े इनको हमने? एंड टू एंड, जहां एक का एंड खत्म हुआ वहां दूसरा शुरू हो गया। इस रजिस्टर का एंड यहां पे खत्म हुआ तो सेकंड हमने यहां पे जोड़ दिया, दूसरे का एंड यहां खत्म हुआ तो तीसरा यहां जोड़ दिया। ऐसे ही दिस कैन बी नंबर ऑफ रजिस्टर्स, 10, 50, 100 जितने करने हैं अप टू n वो आप कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो R इज इक्वल टू, रादर मैं इसको RS लिखूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू, तो सभी रेजिस्टेंसेस को हम ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। 2 होंगी तो 2 जुड़ेंगी, 3 तो 3, 50 तो 50 और n तो n। सो दिस इज सिंपल फार्मूला टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट। तो मान लो हमें कोई कहता है कि जी ये रेजिस्टेंस हमारी 5 ओम की है, ये 10 ओम की है और ये 6 ओम की है, तो इस सर्किट में बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हम देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, ये फार्मूला होता है, तो सिंपली हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 21 ओम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। अब ये फार्मूला आया कहाँ से? अब जरा हम उसको डिराइव करते हैं कि ये फार्मूला हमने लिया कैसे। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, चलो मैं 3 के लिए ही करता हूँ कि लेट अस कंसीडर दैट वी आर हैविंग 3 रेजिस्टेंसेस। एग्जामिनेशन में यदि आपको 3 दिए हैं तो 3 ले लेंगे, 2 दिए तो 2 ले लेंगे, n तो n ले लेंगे। n के लिए आप इसको आगे और भी जोड़ सकते हैं। मैं 3 लेके चलूँ। Consider we are having 3 resistors whose resistances are R1, R2 and R3, and these are connected in series, and these are connected to a battery which provides a potential difference of V volt across this combination.
राइट। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ये फाइंड करना है कितना ये। ओके, सो व्हाट इज करंट हियर, करंट इज आई, व्हाट इज पोटेंशियल वी, लेकिन ये आर कितना है, इन तीनों को हम जोड़कर जो भी दिया फार्मूला उसको लेकर आते हैं, कैसे आता है। एक बात देखिए यहाँ पर सीरीज सर्किट में जो दो बातें लिखनी है आपको कि यहाँ पर करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। सीरीज सर्किट की ये सबसे पहली खासियत, यहां पर जो करंट पहले से वही सबसे जाएगा। दूसरी बात है पोटेंशियल की। पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है यहां पर कुछ और होगा, वो इसके हिसाब से होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा। बात की जाए पहले कि ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ। आप एक बात देखिए, मान लीजिए कि आप जब यहां से आप पॉइंट ए से बी को जाएंगे तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए बैटरी आपको 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके दे रही है ए और बी के बीच में, तो आप ये बताइए कि ए और बी क्या सेम पोटेंशियल पे है, क्या ये भी 6 वोल्ट वो भी 6 वोल्ट पे, नहीं। बैटरी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, इसका मतलब कि जो एंड पॉजिटिव के साथ लिंक है और जो एंड नेगेटिव के साथ लिंक है, मैं ये मान रहा हूं कि इस कंडक्टर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, यहां कोई भी पोटेंशियल में हमें कमी नहीं आ रही है। तो सीधी बात ये कह रहे हैं कि यदि ये 6 वोल्ट पे है, दिस इज एट 6 वोल्ट, दिस इज एट 0 वोल्ट, तो जब आप करंट के साथ जाएंगे, व्हेन यू विल गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है। क्या पोटेंशियल सेम रह रहा है, बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ 6 वोल्ट है तो बीच में 0 हो गया ना, देखो यहाँ जाकर, तो कैसे कैसे कभी 6, 5, 4, 3, 2 होते हुए पोटेंशियल में ड्रॉप आया होगा। तो कहाँ पर किस पार्ट में कितना ड्रॉप आया वो डिपेंड करता है कि उस पार्ट में रेजिस्टेंस कितना गया। मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस 10 ओम का हो, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए, और मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये 0.5 ओम का है, तो क्या देखेंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। जो पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप का तो सेम रहेगा ना फार्मूला, क्योंकि है तो पोटेंशियल ये, दिस इज I इंटू आर। अब करंट तो सब में से सेम है, तो जिसका R ज्यादा होगा वहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप भी ज्यादा होगा। दैट मीन हो सकता है कि यहां पर जो 10 ओम है, यहां पर मैक्सिमम ड्रॉप यही हो जाए, ये 6 वोल्ट में से हो सकता है कि यहां पर ये कहीं 2 वोल्ट ही रह जाए, और इन दोनों के आगे चलेंगे तो ये और कम हो जाए, या 6 वोल्ट का 1 वोल्ट ही रह जाएगी। एग्जैक्ट मेलोडी कह रहा हूं मैं, जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूं मैं। और मान लेते हैं कि ये 1 ओम है, ये 10 ओम है और ये 100 ओम है, तो इस सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा, लेकिन मैक्सिमम ड्रॉप कहां पर, वो यहां जाके होगा। तो हो सकता है कि ये 6 है तो यहां पर काफी कम ड्रॉप हो, है ना, 1 and 10 है तो शायद यहां पर 5 पॉइंट समथिंग रह जाए, यानी काफी कम ड्रॉप हुआ, समझ रहे हैं, कमी काफी कम आई। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल में कमी आने को पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इज द डिक्रीज इन द पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या कहे, पोटेंशियल ड्रॉप इज द डिक्रीज इन द पोटेंशियल व्हेन वी मूव इन अ सर्किट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर थोड़ा सा और ड्रॉप होगा और यहां पर ड्रॉप मैक्सिमम होना है, तभी 0 होगा ना यहाँ पर, यानी 6 का 0 बनेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो ये वैल्यू 5 हो, मान लो 5 वोल्ट, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉप यहाँ पे होना है। जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, पोटेंशियल का ड्रॉप वहीं पर सबसे ज्यादा होगा। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप की, तो मैं क्या कहूंगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, पोटेंशियल ड्रॉप्स का जो सम है ये होगा बराबर टोटल पोटेंशियल के। क्यों, क्योंकि जो बैटरी है ना हमारी, ये बैटरी है हमारी कितनी, V वोल्ट की, और इन तीनों ड्रॉप्स को जोड़कर भी V आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना कि ये बैटरी 6 वोल्ट की है और मान लो ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो बताइए फिर ड्रॉप कितना कितना होगा, तीनों बराबर होंगे तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, सब पे बराबर ड्रॉप होगा। तो 6 वोल्ट है, 2 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर होगा, 2 का यहां पर होगा, 2 का यहां पर होगा, इज इट। तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा, लेकिन इन तीनों का सम तो इसके बराबर आना चाहिए ना। आगे हम किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं अभी 2-3 वीडियो लेक्चर्स के बाद, तो वहां पर तो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ यही है, वो हम वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप की टर्म में ही बात करेंगे। तो यदि मैं कहता हूं कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, V1 क्या लिखा, किसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ, ये R1 के अक्रॉस, और R2 के अक्रॉस मान लो V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया,
और R3 के अक्रॉस मान लो V3 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि V इज इक्वल टू, इसको मिटा दिया जाए ये दोनों बातों को, ओके। तो क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हम उसी को मास इक्वेशन लेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे पैरेलल वाला, तो वहां पर वोल्टेज सेम रहेगा, वहां करंट बंटेगा, तो वहां पर मास इक्वेशन करंट वाली ली जाएगी। तो यहां पर पोटेंशियल बंटा, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, करंट सेम रहा, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दैट इज आवर मास इक्वेशन। वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। व्हाट इज V1? V1 कितना हुआ सोचेंगे। V एज पर ओहम्स लॉ, you will write here as per Ohm's law, this is I and this is R1, so क्या V1 को IR1 कहा जाए? नेवर से I1 R1, करंट तो I है सब में से। आगे चलें, what is V2? IR2 and V3 is IR3। ये तो हो गया हमारा V, इसे कहें इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर ये V क्या है, तो मान लीजिए अब लिखेंगे यहाँ पर कि let us consider that if the equivalent resistance is RS which when connected to a battery of potential V, same potential, and it draws current I, in that case आप लिखेंगे यहाँ पर कि if RS is the equivalent resistance which is connected to V volt battery and current is I, तो यहाँ पर पूरा लिखने के बाद what is V, तो V यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो V will be equal to I into RS। तो ये बात हुई, इक्वेशन नंबर 2 is for combination, कॉम्बिनेशन में V कितना हुआ, एंड इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 इज फॉर दिस सर्किट। वंस अगेन दिस इक्वेशन इज फॉर दिस कॉम्बिनेशन। यहां पर V कितना है, तो V ये है, और इस सर्किट में यदि हम इक्वेशन नंबर 3 को साथ में लिंक करें तो यहाँ V ये हो गया, इनको इक्वेट करें तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ जहाँ V है प्लेस इट्स वैल्यू, दिस इज I इंटू RS इज इक्वल टू, लेट I इज कॉमन, this is R1 plus R2 plus R3, so I gets cancelled and we are left with RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Similarly, you can write similarly if we have more resistances or if we have more resistors, then our RS will be equal to, this is summation of Ri where I is equal to 1 to n, जितने भी होंगे, मीन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, कुछ और शॉर्टकट लिखते हैं फार्मूला में। सबसे पहला केस लेते हैं कि मान लें हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और सभी का सेम वैल्यू हो, ये सारे R वाले हैं, 3 हैं, तो बताइए कितना होगा। व्हाट इज सीरीज रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R प्लस R, दिस इज 3R। तो सीधा कहा जाए कि जब सबका वैल्यू सेम हो सबको ऐड कर दीजिए। यदि मान लीजिए ये 1 है, एक और लेते हैं 2, एंड बहुत सारे हैं, ये n हैं, दीज आर n, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस इज 3 टाइम R, 3 थे तो n है तो n टाइम्स R हो गया। इज इट क्लियर? तो एक बात आप और देखिए कि जो आंसर आ रहा है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा है। लार्जेस्ट जो भी होगा, चाहे यहाँ तो सारे इक्वल थे, मान लो ये 4R है, ये 3R है, ये 2R है, तो आंसर कितना आएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 9R। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लार्जेस्ट से भी बड़ी होगी। तो सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू से भी बड़ी आएगी। पैरेलल में क्या होगा वो देखने की बात है, लेकिन दिस इज क्लियर। आगे चला जाए, बात करते हैं उसके बाद व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? अब क्या कहा, अब आपको नाइक्रोम की वायर्स दे दी और आपने क्या किया, एक वायर को ऐसे, एक वायर को ऐसे, एक वायर को ऐसे लिया, जितनी वायर्स हैं, और सभी के एक एंड इकट्ठे जोड़ दिया आपने, ये एंड आपने इकट्ठे जोड़ दिया और आपने ये 2 पॉइंट निकाल दिए बैटरी के लिए, तो ये आपका बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ कैसे दिखाना है, तो देखिए दिस इज आवर फर्स्ट रजिस्टर, राइट, दिस इज द सेकंड रजिस्टर, 3 शो करते हैं तो, एंड दिस इज द थर्ड रजिस्टर। दिखाने का तरीका है, आप चाहो तो इनको और तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वो दिखा देना, लेकिन एक ध्यान रखना है कि सभी के जो लेफ्ट वाले एंड हैं उन्हें इकट्ठा एक पॉइंट लेके आना है, और जो राइट वाले एंड्स हैं उनको सभी को इकट्ठा ही एक पॉइंट पे लेकर आना है। तो इनका मतलब एक ही, दोनों का कोई चेंज नहीं है इसमें। से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और
यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी निकाल दिए। तो सभी के लेफ्ट हैंड पॉइंट ए पर, एक साइड के एक तरफ, दूसरे दूसरी तरफ। तो यहाँ कहा जाए कि व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो व्हाट वी शुड से, चलो इसको हम यदि बैटरी के साथ भी जोड़ देते हैं तो आप क्या बात नोटिस करेंगे यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि यदि ये मान लीजिए बैटरी हमारी V वोल्ट की है, करंट I जा रहा है, यहाँ से जब करंट I जाएगा ना तो ये करंट यहाँ पर ट्राइफरकेट होगा, ये 3 हिस्सों में बंटेगा। कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। मान लीजिए कि यहाँ से कोई रिवर जा रही है, आगे उसकी 3 स्ट्रीम बन रही हैं, तो तीनों में से पानी जाएगा। लेकिन क्या तीनों में से पानी बराबर जाएगा? वो डिपेंड करता है कि उनका विड्थ कैसा है। बात रिवर की करें, यहाँ पर तीनों का रेजिस्टेंस कैसा है। रेजिस्टेंस बराबर होगा तो हाँ पानी बराबर जाएगा, करंट बराबर जाएगा यहाँ से। लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो फिर करंट भी डिफरेंट जाएगा। जहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, मान लो सबसे ज़्यादा ये है, तो सबसे कम करंट वहाँ से जाएगा। जो सबसे ज़्यादा रास्ता रोकेगा वहाँ से सबसे कम करंट जाएगा। यदि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ सबसे कम करंट जाएगा। Is it? This is parallel combination of resistors. So a combination of resistors is said to be in parallel when same potential difference is there across each resistor. क्या देख रहे हैं आप? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये मान लो 6 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है। फिर से मान लो बैटरी 6 वोल्ट की है तो 6 वोल्ट। पहला पाथ देखिए, इस पाथ की बात करिए तो इस पाथ के यहाँ पर कितना है, मान लो वायर में से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो ये वाला एंड हो गया 6 वोल्ट पे, ये वाला एंड हो गया 0 वोल्ट पे। तो इसके भी 6 और 0 डिफरेंस 6 वोल्ट, यहाँ भी डिफरेंस 6 वोल्ट और यहाँ भी डिफरेंस 6 वोल्ट हुआ। इज इट? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज सेड टू बी इन पैरेलल व्हेन देयर इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ये कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल इफ इट प्रोवाइड्स सेपरेट पाथ फॉर करंट थ्रू ईच रजिस्टर। देखो यहाँ से सेपरेट पाथ, यहाँ से सेपरेट पाथ, यहाँ से सेपरेट पाथ। And one more definition can be there, that parallel combination of resistors, that combination in which all the resistors are connected between two common points. पहला रजिस्टर भी इन्हीं पॉइंट के बीच में, दूसरा रजिस्टर भी इन्हीं के बीच में और तीसरा भी इन्हीं के बीच में। तो मान लीजिए कि करंट को फ्लो करना है तो करंट पहले से फ्लो कर जाए। मान लो यहाँ स्विच लगा दें तो स्विच को ऑफ करना मतलब ये नहीं हुआ करंट रुक गया, यहाँ करंट यहाँ से और यहाँ से चला जाएगा। इज इट? लेकिन सीरीज में क्या था? सीरीज में यदि मान लो बीच से सर्किट ब्रेक हो गया, बीच में स्विच लग गया, स्विच ऑफ है, तो फिर वहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये है पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम आरपी कह लेते हैं। और यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, पहले लिखते हैं फार्मूला, उसको फिर ड्राइव करते हैं। तो 1/RP इज इक्वल टू, फार्मूला कैसे देखें, इनवर्स में फार्मूला ये 1/RP इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस 1/R2 इनवर्स ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस 1/R3। ये तो पूरा सर्किट है यार, इसको पूरा मानिए आप। ये है इसका फार्मूला। इसको हम और ढंग से कैसे करते हैं मैनिपुलेट बाद में, लेकिन पहले इसको प्रूव तो करें। प्रूव कैसे किया जाए, लेट अस कंसीडर, फिर बात 3 की करते हैं। तो लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी which provides potential difference of V volt and let I current passes through it। ये 6 वोल्ट और 0 वोल्ट मत लिखिएगा क्योंकि तो हमने एग्जाम्पल लिया था। ओके, अब इस सर्किट में पोटेंशियल तो रहा सेम अक्रॉस एवरी रजिस्टर। तो कौन बनता? करंट बनता। ऑब्वियसली करंट यहाँ पर इस पॉइंट से ट्राइफरकेट हुआ, इस पॉइंट पर I करंट आया, 3 हिस्सों में बंट गया। मान लो इस आर्म से करंट गया I1, यहाँ से करंट गया I2 और यहाँ से करंट गया I3। इसको जंक्शन कहा जाता है। तो इस जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट था वो I था और आउटगोइंग करंट यहाँ से कितना हुआ, वो I1 हो गया प्लस I2 हो गया और प्लस I3 हो गया। बाद में इसको हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के नाम से पढ़ेंगे कि किसी जंक्शन के ऊपर जो इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट भी होता है। हमने R1 रजिस्टर में करंट I1 मान लिया, R2 रजिस्टर में से I2 करंट मान लिया और R3 रजिस्टर में से करंट मान लिया I3। ओके, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो व्हाट इज I इज V/R। तो I1 कितना हो गया, व्हाट इज I1? पोटेंशियल तो अक्रॉस एवरी रजिस्टर V ही है ना,
तो VYR तो पहला हो गया R1, I2 कितना हो गया VYR2 और ये हो गया VYR3। और यदि हम यहाँ पर आप ओम लॉ को ब्रैकेट में लिख सकते थे कि हमने कैसे किया इसको, V को कॉमन लिया जाए तो दिस इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लिया जाए, ये हो गया हमारा I। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। मान लीजिए Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड व्हेन दिस रजिस्टर whose value of resistance is Rp, it is connected to a battery whose potential difference is V, whose EMF is V। ऐसा कहीं ज़्यादा अच्छी बात है, बाद में बात करेंगे EMF की। तो which can apply a potential difference of V volt across these two ends and let I is the current. In that case what we can say from Ohm's law, I into Rp is equal to V. So what is I? I is V by Rp. This is our next equation, equation number 2। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, दिस वाज फॉर द कॉम्बिनेशन एंड दिस इज फॉर दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कंपेयर करिए इनको या आई की जगह इसका वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो गया, V बाय RP इज इक्वल टू V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 and V gets cancelled. This is 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. This is how we calculate the equivalent resistance in the parallel circuit. अब इसके हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, वहाँ से आपको ये कहानी और समझ आएगी। तो कुछ केसेस लेते हैं। केस नंबर 1 की बात करें। केस नंबर 1 इज कि मान लें कि हमारे पास एक रजिस्टर, दिस इज R, एक और रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, मैं 3 लेके चल रहा हूं और इन तीनों का वैल्यू सेम है। तो बताइए व्हाट इज Rp कितना होगा। तो ये है फॉर्मूला। तो क्या लिखें, वी नो दैट 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1, तो R ही हुआ वो, तो 1/R2 वो भी R ही हुआ, प्लस 1/R3 वो भी R, क्योंकि सारे बराबर है सारे। जैसे मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इस तरह से। तो 3 बार ये हो गया 1/R। क्या लिखें इसको, 3 टाइम्स 1/R और सिंपली 3/R लिख दें इसको। ये हुआ 1/Rp। सो प्रश्न ये है कि यहाँ पर Rp कितना हो गया। सो Rp तो क्या किया, उसका इन्वर्स कर दिया, तो उसका इन्वर्स कर लीजिए। तो Rp इज इक्वल टू R/3। यानी क्या बात समझाई आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सभी रजिस्टर्स का वैल्यू बराबर हो तीनों का, तो आंसर आ गया R/3। अच्छा 2 होते तो कितना आंसर आता, जैसे मान लो सिर्फ 2 ही होते तो यहाँ पर आता 1/R, यहाँ कितना आता 2/R, राइट। तो यहाँ कितना आता R/2। 4 होते मान लीजिए तो प्लस 1/4, डायग्राम खुद बनाएंगे आप। 4 के लिए दिस इज 4/R, 1/Rp, तो ये हो गया R/4। क्या देख रहे हैं आप, ये हम ऐसा माने कि इस तरह के हमारे पास n रजिस्टर्स हैं। कितने रजिस्टर्स हैं, n, जहां पर सभी का वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, इन दैट केस 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या लिखा जाए, 1/Rp इज इक्वल टू n टाइम्स 1/R, तो n/R। तो इसको इन्वर्स करिए, व्हाट इज Rp, Rp इज इक्वल टू R/n, यानी जितने रजिस्टर उतना नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सारे के सारे रजिस्टर्स, चलो मैं बहुत सारे तो नहीं, लेकिन मैं कोई 4 रजिस्टर लेके चलता हूँ, दिस इज फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ रजिस्टर, और सभी का वैल्यू मान लो 8 ओम है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अवर केस, तो Rp का सीधा फॉर्मूला आपने अभी देखा, क्या देखा, ऑब्वियसली ड्राइव तो यहीं से हुआ ना, वो इससे ड्राइव हुआ, लेकिन अभी हमने क्या देखा था, Rp इज इक्वल टू R/n, सबका वैल्यू बराबर हो तो R मीन रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, बाई n कितने रजिस्टर्स हैं 4, 1 2 3 4, सबका वैल्यू सेम होगा तब लगेगा ये, ऐसे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो दिस इज Rp इज इक्वल टू 2 ओम। मान लो 2 ही होते रजिस्टर्स तो 8 ओम वाले, ये एक और ये दूसरा, और दोनों का वैल्यू कितना बोला हमने 8 ओम। बताइए भाई नेट रजिस्टर कितना हुआ, दोनों का वैल्यू बराबर हुआ। तो Rp का सीधा फार्मूला R/n, यहाँ पर 2 है, R/2, दिस इज 8/2, दैट मीन 4 ओम इज द नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ऑफ दिस कॉम्बिनेशन।
4 ओम। या ऐसा कहें कि सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उससे भी कम आएगा। तो यहाँ क्या कहना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मान लो ये है, जैसे मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये 8 ओम है और ये 6 ओम है, तो क्या इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखते हैं नेक्स्ट केस में। लेकिन जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लेस वाली वैल्यू से भी लेस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटी वाली से भी छोटा आएगा, तो 6 ओम से छोटा आएगा वो। लेकिन इफ इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन तो बड़ी वैल्यू से भी बड़ा होता है। ये था हमारा केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 एक और लेते हैं। बात करते हैं केस नंबर 2 की, जहां से हमें एक और शॉर्टकट मिलने का चांस। मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर और है। हमने इन दोनों रजिस्टर को जोड़ दिया ताकि ये पैरेलल सर्किट बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। मान लो ये R1 है, मान लो ये R2 है। क्वेश्चन ये है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। व्हाट इज फार्मूला? वी नो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं जहां पे 2 हों, सिर्फ ओनली 2 के लिए। काफ़ी इजी फार्मूला हो सकता है, देखते हैं क्या बनता है ये। एलसीएम लीजिए। व्हाट इज एलसीएम? दिस इज R1 R2। सॉल्व करिए तो R2 1s are R2 प्लस दिस इज R1, पर ये वैल्यू है 1/Rp का। कैन यू टेल व्हाट इज Rp? हमने इसका इन्वर्स कर दिया, यहां भी इन्वर्स करिए। दिस इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये बहुत एक हैंडी फार्मूला हमारे पास आ गया कि जब दो रजिस्टर्स किसी भी वैल्यू के, ये R1 है या R2 है, किसी भी वैल्यू के पैरेलल में हो तो उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सीधा ये इन्वर्स करके हमने सॉल्व कर लिया पूरा। दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये बहुत ही हैंडी फार्मूला है, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। मान लेते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस 6 ओम का है और ये 4 ओम का है। व्हाट इज पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? क्या होगा? या तो इसको पूरा सॉल्व करें आप कि जी 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 दैट इज 1/6 प्लस 1/R2 1/4। इसको सॉल्व करें, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। 6 2s are 12, 4 3s are 12, दिस इज 3 + 2 5/12। फिर लिखें आपकी, क्योंकि 1/Rp तो आ गया हमारे पास 5/12, तो Rp कितना होगा? दिस इज 12/5, तो 5 2s are 10, 2 दिस इज 2.4 है। 5 2s are 10 and 2 20, 5 4 यस 2.4 ओम। और यदि आपने सीधा करना हो तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये एप्लीकेबल सिर्फ किसके लिए है? ओनली 2 रजिस्टर्स के लिए। तो 6 × 4, 6 4s are 20 एंड 6 + 4, क्योंकि नीचे सम करना है, 6 + 4 is 10, तो 24/10 इज 2.4 ओम। तो ये आपके लिए काफ़ी हैंडी फार्मूला हो सकता है। सो दिस वाज ऑल। लेकिन आपने क्या देखी बात कि जो इन दोनों में से सबसे कम वैल्यू था, ये हमारा आंसर उससे भी कम आ रहा है। अभी जो बात हमने केस 1 में की थी वो। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, वहां तो ठीक है कि करंट दोनों में से सेम है, फ्रॉम बोथ द रेजिस्टेंसेस करंट इज सेम। लेकिन यदि हमारे पास दो रजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो दोनों सर्किट में से कितना कितना करंट जाएगा, आइए उसका फैसला करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये दो रजिस्टर्स हैं, ये R1 है और ये R2 है, और मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ निकाल दिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल दिया। इज इट क्लियर? से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, और हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। और मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट गया वो I करंट जा रहा है, यहाँ से करंट I जा रहा है। इज इट क्लियर? और ये करंट बाइफ्रिकेट हुआ, यहाँ पर I1 हुआ और यहाँ पर I2 हुआ। तो क्या हम यहाँ से I1 और I2 निकाल सकते हैं यदि हमें इन दोनों की वैल्यूज पता हो? यस, वी कैन फाइंड। एक बात देखिए कि पॉइंट A हाई पोटेंशियल पे है, पॉइंट B लो पोटेंशियल पे है, तो VA और VB यानी A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? पहले बात करिए फर्स्ट टर्म की, ये होगा I1 R1, इज इट, फ्रॉम ओम्स लॉ। सिमिलरली बात करिए सेकेंड आर्म की, यहाँ पे और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल एट A माइनस यहाँ कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल एट B। हम बात करेंगे सेकंड वाली आर्म की, सेकंड वाले रजिस्टर्स के थ्रू, तो यहाँ पर हो गया I2 R2। तो क्या ये दोनों सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। तो क्या ये दोनों भी सेम हुए? बिल्कुल सेम हुए। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2,
तो व्हाट इज I1 बाई I2? I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1. सो इसका मतलब हुआ कि करंट्स आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस. जहां I1 है और ये R2 है, यहाँ इन द डिनोमिनेटर इट इज I2, यहाँ इट इज R1. तो करंट्स आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ से हम एक सिंपल सा लगा रहे हैं फार्मूला. पहले इसको उल्टा करेंगे एंड देन करेंगे कॉम्पोनेंटो. लेकिन आप सीधा देखिए इसको, जो मैं जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसको ऐसे यूज कर लेंगे. तो दिस इज प्रॉपर रूल, इसमें कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा है. ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक सेट फार्मूला है. राइट द न्यूमरेटर एज इट इज. यदि ऐसा कोई रेशियो हो जैसे 4/5 इज इक्वल टू 8/9, कोई ले लीजिए अपने ढंग से आप. राइट द न्यूमरेटर एज इट इज और इन दोनों को ऐड कर दीजिए. इसको लिखिए नीचे I1 प्लस I2 और सेम ऐसा वहां भी करिए. तो वहां पर R2 हो गया और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दीजिए. ठीक है, मैंने क्या कहा, हमने क्या किया, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पोनेंडो. रेशियोज में कॉम्पोनेंडो. ICSE बोर्ड में तो कॉम्पोनेंडो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ 10th क्लास में. बाकी बोर्ड्स में शायद इसकी बात ज़्यादा नहीं हुई है. तो I1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज I1 प्लस I2. इन दोनों को मिला के कितना हुआ, अभी कहा था किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, दिस इज I. तो I1 बाई I मीन टोटल करंट. तो दिस इज R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. तो आपका काम हो गया. क्या करना है कि मान लीजिए ये है हमारे पास 6 ओम और ये है मान लीजिए 4 ओम, राइट. और ये करंट कैसे बंटेगा, करंट जितना भी है, करंट मान लो 1 एम्पियर करंट ही जा रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है. आपके मन में प्रश्न है कि 1 एम्पियर करंट कहाँ से कितना कितना जाएगा, है ना. जब भी आप ये सर्किट को डिवाइस करेंगे, जब सर्किट के ऊपर काम करेंगे आप कोई लैब में कोई एक कॉम्बिनेशन खुद बनाएंगे, तो वहाँ पर आपके मन में प्रश्न तो आएगा ना कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ से कम करंट जाएगा. चलो मैं I1 और I2 को कुछ टाइम के लिए यहाँ लिख रहा हूँ. मैं I1 है और ये I2 है. तो क्या देखें, 1 एम्पियर करंट यहाँ से कम जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा. ये हमें मैथमेटिक्स भी ऐसा ही बता रहा है. लेकिन एग्जैक्टली करंट कितना होगा, फिजिक्स में असली बात क्या है कि वी मस्ट बी एबल टू हैव द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. क्वांटिटी कितना है, असल में कितना करंट जा रहा है, कि बहुत करंट जा रहा है जी, कितना, बहुत बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है. फिजिक्स ये तो सिखाती है हमें कि हमें हर चीज़ को क्या देना है, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देना है, एक क्वांटिटी देनी है. ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, कितना प्यार करते हो, उस चीज़ को लिखिए ना आप कि कितना. एक हाउ मच को एक क्वांटिटी देना ही तो फिजिक्स में एक रूल के हिसाब से बात करनी है, और वहाँ पे हमने काम करना है. ये दिस इज 1 एम्पियर. तो यहाँ पर कितना करंट होगा, लगाइए इस फार्मूला को. तो मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला. तो हमारा फार्मूला क्या बना, I1 इज इक्वल टू, दिस इज R2. करंट इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. I1 निकालने के लिए, I1 को निकालने के लिए R2 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनवर्स रेशियो है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज R1 प्लस R2 इंटू दिस करंट. ये I ऊपर चला गया, इंटू दिस करंट. इन आवर केस व्हाट इज I1? I1 इज इक्वल टू, क्या बोले, R1 बात नहीं करेंगे, R2 की बात करेंगे. दिस इज 4. I1 निकालने के लिए मैं बात इसकी कर रहा हूँ, 4 R2 की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम. यहां मत कर देना वो फिर से कि वो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. नो, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे करंट निकाल रहे हैं जिसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं. इनको ऐड ही करना है यहाँ पर. तो 6 + 4 इज 10. और करंट कितना है मान लो हमारा 1 एम्पियर. तो दैट मीन दिस इज 0.4 एम्पियर करंट हमारा I1 हो जाएगा. एंड व्हाट इज I2? तो I2 निकालने के लिए हम I1 को लिखेंगे ऊपर, दिस इज 6. एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, बाकी आपके मन में खुद पिक्चर बैठ रही है. I2 निकालने के लिए 6 लिखा एंड डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम लिखा, 6/10 इंटू 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर टोटल करंट था. तो दिस इज I2 एंड दिस इज 0.6 एम्पियर. सो आप इन दोनों का सम देखिए, 0.4 एंड 0.6 एम्पियर को ऐड करके 1 एम्पियर आना चाहिए. इज इट क्लियर? तो ये हमारे कुछ टिप्स थे, एक डेरिवेशंस थे, कॉन्सेप्ट थे. अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी होने वाली है, राइट? अब इस क्वेश्चन में वी आर टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ये सर्किट कैसा है, क्या सीरीज है या पैरेलल है? ये दोनों तो लग रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. इसका जो आंसर आएगा मान लो वो 6 ओम में मान लीजिए, वो इसके साथ सीरीज में है.
कैन यू गेट इट? तो शुरुआत हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ पहले हमें RP निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज RP? लगाएं सीधा फार्मूला RP का, किया था ना अभी केस नंबर 2 में स्पेशल डिस्कशन में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज R2 R3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम R2 प्लस R3। हमने क्या किया, हमने ये RP बोल दिया इसको और वो निकाल दिया, और हमारा अब नया सर्किट क्या बन गया, दिस इज R1, ये पॉइंट A था, और इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट ढूंढ लिया, वो RP बोला उसको, सिंगल रजिस्टर विच कैन रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन इज RP, राइट। तो अब लिख देंगे, अब R1 और RP कैसे हैं, सीरीज में हैं, इसलिए जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस बनेगा RS वो कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा R1 प्लस RP। कैन यू गेट इट? क्या देखिए, ये दोनों पैरेलल में थे तो यहां लगाया पैरेलल का फार्मूला, जिनको ये फार्मूला लगाने अभी भी नहीं आया वो इसका गई असली फार्मूला। फार्मूला क्या था, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही था फार्मूला पैरेलल का। इसको सॉल्व करना, फिर R1 R2 एलसीएम होगा, दिस इज R2 प्लस R1, ये 1/RP था, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसका इन्वर्ट करिए इसको, दिस इज RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो मैंने कहा कि मैंने ये सीधा ही लिख लिया यहाँ पर कि दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का सम, और इसका जो आंसर आया वो RP आ गया। अब ये जो मैंने सर्कल के अंदर लिखा हुआ है ये इसके साथ कैसा है, सीरीज में है। तो R1 एंड RP आर इन सीरीज, सो RS इज R1 प्लस RP, पुट द वैल्यूज। R1 तो खैर R1 ही है, RP कितना है अभी लिखना आपने यहाँ से इसको, दिस इज R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सो RS इज इक्वल टू, नीचे तो हो गया जी LCM R2 प्लस R3 ही। अब इसको से मल्टीप्लाई करिए, R1 को मल्टीप्लाई करिए इस दोनों के साथ, किसके साथ, R2 प्लस R3 के साथ, एंड प्लस R2 R3, ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया हमारा R1 R2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 R3 फिर R2 R3। तो मेरा देखो सीक्वेंस में पहले R1 R2, फिर आ गया R2 R3, और फिर आ गया R1 R3 और R3 R1, राइट, एंड डिवाइडेड बाय दिस इज R2 प्लस R3। तो ये आ गया हमारे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, राइट, और सर्कुलर वायर के डायमेट्रिक एंड्स के ऊपर हमने 2 वायर और निकाल दी। हमें पूछा है कि बताइए A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, and it is given that total resistance, equivalent resistance for this wire is 4R। क्या किया जाए, पूरी वायर का दिया है 4R, तो अब इसलिए ये बोले डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स है ये, राइट। तो आधी वायर यहाँ रह गई, आधी यहाँ रह गई, और ये यूनिफॉर्म वायर भी दिया हुआ है, तो आधा रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, तो 2R यहाँ हो गया, 2R यहाँ हो गया। मान लो आप इसको यहाँ से काट दें वायर को, और वायर को सीधा कर दें, राइट, तो 2R ये पार्ट हो गया, 2R ये पार्ट हो गया, इज इट, 2 पार्ट कर दिया ना वायर के, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने मान लो यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से यहाँ तक 2R, यहाँ से यहाँ फिर 2R, तो टोटल हो गया 4R। ये हमारी वायर का कुछ इस तरह का शेप आ गया। ओके, अब तो काफ़ी इजी काम हो गया। ये और ये कैसा है, दिस इज पैरेलल सर्किट, कैन यू गेट इट, व्हाई इट इज पैरेलल, ए से एक पाथ ये बीच में कुछ नहीं है, और ए से दूसरा पाथ यहाँ को ये। तो क्या कहा था, ऐसा सर्किट जहाँ पे 2 पैरेलल पाथ बनते हैं करंट के लिए उसको पैरेलल सर्किट कहा जाता है। या फिर ये पहली वायर और ये दूसरी वायर, दोनों के एक तरफ वाले एंड इकट्ठा और एक तरफ वाले एंड इकट्ठा, तो ये बन गया पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल में ये भी 2R और ये भी 2R। फॉर्मूला आपको याद होगा, जब दोनों का वैल्यू सेम हो तो क्या बोले थे, रेजिस्टेंस ए का होता है R, यानी जो यहाँ पर कितना है 2R डिवाइडेड बाय कितने हैं ये 2, तो शॉर्टकट से इसका आंसर R आ गया। मैंने कौन सा किया फार्मूला, पैरेलल में हमने एक फार्मूला किया था R/N फर्स्ट केस में। वहाँ क्या कहा था कि यदि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जो हमने पैरेलल सर्किट में लगा रखे हैं, तो टेक एनी वन रेजिस्टेंस जिसको मैंने 2R लिखा और उसको डिवाइड कर दीजिए जितने ये आर्म्स हैं, तो दिस इज R इज द आंसर। लेकिन फिर भी तरीके से सॉल्व करना हो, यू कैन सॉल्व इट कि 1/RP इज इक्वल टू,
ये 1 बाई कितना हो गया 2R, और ये कितना हो गया ये भी 1 बाय 2R। हमने कैसे लिखा, दिस इज 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाय R2, यानी इस वाले को R1 कहा और इसकी रेजिस्टेंस को R2 कहा। तो ये हो गया 1 बाई RP इज इक्वल टू एक बार ये तो 2 टाइम्स हो गया ये 1 बाई 2R, 2 कट गया तो ये 1 बाई R हो गया। तो 1 बाई RP इज 1 बाई R, टेक इनवर्स, ऑब्वियसली RP इज इक्वल टू R। ऐसे नहीं करना है, सीधा करना है। तो सीधा फॉर्मूला क्या था RP निकालने का, इनको मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 2R को 2R से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 4R स्क्वायर, डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड कर लीजिए बाई 4R, 4 कट गया, R भी कट गया, R इज आंसर। ये हमने कौन सा लगाया फार्मूला, R1 R2, इनको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दिस गिव्स यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट। इज इट क्लियर? ओके, so now the next question, let us find the equivalent resistance between point x and y। very simple, 3 parts, एक ये पार्ट, पहले इसको सॉल्व करिए फिर इसको सॉल्व करिए, तो इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर जो आएगा वो इसके साथ क्या है सीरीज में। ओके, तो यहाँ पर कितना हुआ, इसको हम RP1 कह दें, RP1 यानी फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज पैरेलल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, तो ये 4 है और ये 4 है, तो मैं सीधा लिखूं 4 4 16 तरीके से लिख लेंगे, आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट। 4 4 16 डिवाइडेड बाई क्या होता है 4 प्लस 4 8, दिस इज 2 ओम। और वैसे भी पता है आपको कि ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो आंसर इसका आधा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द फार्मूला, R/N। RP का निकालने का फॉर्मूला क्या था, R/N, जब वैल्यू सेम हो तो R कितना यहाँ पर है 4 ओम और हैं कितने ये 1 and 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 ओम। तो सीधी बात कि ये 4 ओम है, 2 हैं तो आधा रह गया 2 ओम का। क्या यहाँ भी आधा होगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, ये 12 और ये 6 है, कुछ और डिफरेंट है ये। तो यहाँ पर RP कितना हो जाएगा, इसको मैं RP डैश कह लेता, तो चलिए इसको आप RP कह लीजिए सिंपल, इसको RP डैश कह लीजिए। कितना हो गया R1 R2, तो 12 इंटू 6 इज 72, चाहे करना है शो कर लीजिए आप, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई इनका ऐड 12 प्लस 6, दिस इज 72 डिवाइडेड बाई 18 एंड दिस इज 4R, दिस इज 4 ओम। यहाँ इन्वर्स नहीं करना, ये सीधा आंसर निकल चुका है हमारा कि RP डैश इज इक्वल टू 4 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, मैं बना लूँ कहीं पर, इसको मिटा दूँ, यानी इसकी जगह पर क्या आ गया, तो इसकी जगह आ गया हमारे पास 2 ओम। इसको हटा के हम 2 ओम कर सकते हैं, और इसको हटा के 12 और 6 को हटा के हम 4 ओम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 ओम। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो ये तो सीरीज सर्किट है, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + 1 + 4 ओम, दिस इज इक्वल टू 7 ओम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 6 रजिस्टर्स हैं, R R R R R R। तो कैसे है ये, विच कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल? यस इट इज, क्या कह रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, देखने में पैरेलल है, लेकिन यहाँ शुरू हो जाओ, देखो आप, दिस इन सीरीज ना, एक ही लाइन में है, जहाँ पर पहला खत्म हो वहाँ दूसरा शुरू, दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज सीरीज। धोखा है जिनको लग रहा है पैरेलल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल क्या होता है, जहाँ पर सभी के लेफ्ट हैंड इकट्ठे हों, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये ऐसे चला हुआ है, सीरीज में बस सीधी तार थी, उसको ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा। तो व्हाट इज आंसर, तो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर, RS, R + R, सारे सेम हैं, कितने हैं 6 हैं, तो 6R। कौन सा लगा फॉर्मूला यहाँ पर, तो RS इज इक्वल टू NR। पढ़ा था ये कि जब सभी का वैल्यू सेम हो तो जितने रेजिस्टेंस हो उतने टाइम इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये R है और ये 2R है, पॉइंट A और B, ये 2R और ये R। क्वेश्चन ये है कि यदि यहाँ पर स्विच को पहले ओपन रखिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और इस एमीटर में कितना रीडिंग आएगा, माने इस सर्किट में कितना करंट होगा वो निकाला जाए, उसको I1 कहा जाए, और फिर इस की को क्लोज कर दिया जाए, उस केस में कितना करंट होगा उसको I2 कहा जाए। तो प्रश्न ये है कि I1 और I2 का रेशियो कितना होगा, व्हाट इज I1 डिवाइडेड बाई I2, दिस इज द क्वेश्चन। यानी करंट कितना होगा, करंट तो पता है हमें ओम्स लॉ से, करंट इज इक्वल टू V/R।
V तो पता है दिया है, बस R का पता चाहिए कि पहले केस में कितना R है और सेकंड केस में कितना R है। तो असली कहानी फिर वही है, हमें यहाँ फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 कौन सा आया कि व्हेन दिस की इज ओपन। तो जब की ओपन होगा तो क्या होगा, यानी ये वायर है ही नहीं बीच में, मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। तब तो क्या बन गया, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी कैसे बन गए, सीरीज में। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि हमारे सर्किट में ये दोनों सीरीज में हैं, ये पॉइंट ए और बी का मतलब कोई नहीं फिर तो बीच में। तो सीरीज में तो इनको ऐड कर दीजिए, 2R प्लस R कितना हो गया 3R, और इधर भी कितना हो गया, दिस इज 2R प्लस R कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो 3R, और ये हो गया हमारा सर्किट का छोटा रूप। इज इट क्लियर। तो 3R के 2 रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन आवर केस। तो पता है आपको रूल क्या था, वो R/N था, वैल्यू सेम हो तो पैरेलल सर्किट वाला, तो 3/R का हाफ। तो यहां पर हमारा जो R आ गया दैट इज इक्वल टू RP कह लीजिए, दैट इज इक्वल टू 3R का हाफ। तो R निकल चुका है। सो व्हाट इज करंट, तो करंट होता है V/R, यहां RP कह लीजिए। तो V डिवाइडेड बाई RP, व्हाट इज RP, RP तो ये है हमारे पास, लिखिए इसको 3R डिवाइडेड बाई 2। सो 2 तो चला गया इन द न्यूमरेटर, 2V/3R, दिस इज अवर I1, दिस इज I1। इज इट, I1 तो निकल चुका है। अब I2 भी निकालना इतना आसान काम होगा, वो देखना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया, इसको रब कर दें कि रखना है इसको, फिर देख लेंगे। ये R है, ये 2R है, 3R, 2R प्लस R अगेन 3R, दोनों पैरेलल में। व्हाट इज द फार्मूला, ऐसे नहीं करना था तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 आर 9R स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनको ऐड करिए, 3 + 3 6R, एक R से R कट गया, एक R रहेगा, दिस इज 9/6, 3 2s और 3 3s, सो दिस इज 3R/2। तो ये निकाल दिया हमने इसका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट की बात कही थी, यहाँ लिखा था मैंने पहले, फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट्स। तो I1 कितना हुआ, करंट जो यहाँ पर आएगा, तो करंट क्या होता है, V पता है, तो V/RP फ्रॉम ओम्स लॉ, तो V/3R/2, 2V/3R। तो मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ I1 को, I1 इज इक्वल टू 2V/3R, और यदि R की जरूरत पड़ गई गलती से तो RP लिख लेते हैं। कितना RP आया था हमारा, RP वॉज इक्वल टू 3R/2 इन द फर्स्ट केस। बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 भी क्या ऐसा ही होगा, देखना पड़ेगा। तो केस नंबर 2 इज दैट व्हेन की इज क्लोज्ड। की को क्लोज करने से क्या फर्क पड़ा, यानी यहां पर ये वायर पूरी हो गई है ना, कंप्लीट हो गई ना, सर्किट जुड़ गया। यहां से यहां पर की था, स्विच था, हमने स्विच को ऑन कर दिया, दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट नाउ। तो ये ए और बी की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। इज इट, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। हमने कहा था कि हम ये मानते हैं कि जो वायर है हमारी, वहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, वहाँ से कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। दैट मीन पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हमने पोटेंशियल को सेम ही मान लिया। तो सेम मान लिया तो कुछ ऐसा मॉडिफाई करें कि इसको एक जगह मान ले पॉइंट पे ही, तो यानी ये ऐसा हो गया और ये भी ऐसा हो गया। काफ़ी इजी काम हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम भी हो गया। क्या देख रहे हैं आप, ये सर्किट अलग से बन के मैं इसको और अच्छे ढंग से बनाऊं तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया और इनके बीच में कुछ ये बन गया, देख रहे हैं आप। तो दैट मीन्स ये वाला पैरेलल में, तो इसका कितना आंसर आ गया, R इन 2R है, दिस इज 2R स्क्वायर बाय 3R। मल्टीप्लाई करते हैं ना अब, R और 2R को मल्टीप्लाई करेंगे, 2R स्क्वायर बाय 3R, और ये भी कितना आ गया 2R स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 3R। तो ये और ये इनको सम करेंगे तो सीरीज बन जाएगा ना वो। तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना गया, उसको RS कह लेते हैं, RS। तो ये वाला कितना हुआ 2R स्क्वायर बाई 3R, प्लस ये भी कितना हुआ 2R स्क्वायर बाई 3R। तो यानी ये हो गया 2R स्क्वायर बाय 3R कितनी बार, 2 टाइम्स। तो ये हो गया RS। तो RS इज इक्वल टू 4/3R, R कट गया तो ये हमारा RS आ गया। व्हाट इज I2, I2 इज V/RS। कितना करंट अब यहाँ पर आएगा, कुछ और करंट होगा।
V डिवाइडेड बाई व्हाट इज आर एस, 4/3R, तो 4R और 3 ऊपर ले जाओ, दिस इज 3V/4R। तो व्हाट इज I1/I2, तो I1 कितना आया था हमारा अभी, दिस वाज 2V/3R, और ये कितना आ गया, दिस इज 3V/4R। तो V और V कट गए, RR कट गए, दिस इज 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4। पता है फ्रैक्शन में क्या करते हैं, एक्सट्रीम को लिख लेंगे ऊपर और इनको लिख लेंगे इधर 8/9। शॉर्ट में नहीं करना है तो ढंग से कर लीजिए कि 2/3 डिवाइड को लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसको उल्टा लिखेंगे, 4 ऊपर जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, दैट मीन्स इन दोनों को लिखेंगे इन द डिनोमिनेटर और एक्सट्रीम को लिख लेंगे ऊपर, दिस 8/9। तो करंट्स का रेशियो हो गया 8:9। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमने क्या देखा कि करंट वहाँ वायर में से फ्लो किया कि नहीं किया, उसके हिसाब से पूरी की पूरी कहानी ही, पूरा स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में हमारे पास ए शेप की वायर बनाई हमने और कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये और इस तरह से, और बीच में भी एक ये रजिस्टर लगा दिया। इस वायर का 1 ओम रजिस्टर है हर सेंटीमीटर के ऊपर, एट फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इस पॉइंट को A कह लेते हैं, इस पॉइंट को B कह लेते हैं, इस पॉइंट को C कह लेते हैं। मान लो ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, तो ये सारा दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ रह गया और 10 ही रह गया यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और बीच का क्रॉस सेक्शन भी 10 सेंटीमीटर ही है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये आर्म भी 10 सेंटीमीटर B से N तक, और N से C भी 10 सेंटीमीटर। राइट, ये तो आ गया सेंटीमीटर में, हमें तो चाहिए यहाँ पर ओम में, तो हर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। दैट मीन ये आ गया रेजिस्टेंस 10 ओम का, ये भी आ गया 10 ओम का, ये भी आ गया 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, और ये भी 10 ओम का। अब तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए M और N के बीच देखिए, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इसको थोड़ा सीधा कर लो। इसको मैं इस वायर को ऐसे ले आऊं, ये हो गया हमारा पॉइंट A, तो जो टेढ़ा था इसको सीधा कर दिया, दिस इज 10 ओम। आपको देखने को अच्छा लगेगा। अब M से N आइए, ये रास्ता, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो ये आ गया जी हमारा एक रास्ता बीच वाला, ये आ गया 10 ओम। और N से C आ जाओ, आगे इसको सीधा कर दीजिए, दिस अगेन 10 ओम, ये आ गया हमारा पॉइंट C। लेकिन M और N के बीच में एक रास्ता और है जहाँ पर 2 रजिस्टर्स हैं, यानी M से लेकर N तक एक रजिस्टर ये और एक रजिस्टर ये, यहाँ पर 2 रजिस्टर्स हैं। कैन यू सी, M और N के बीच में ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। फिर देख लीजिए, A से M आए, M पर आकर बाइफ्रिकेट हुआ 2 रास्ते, एक से 10 ओम, एक से 10 और 10 ओम के 2 रजिस्टर्स, फिर वापस N पर आ गए और वहाँ से आगे आ गए। तो काफ़ी इजी हो गया। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। नेक्स्ट स्टेप में 10 और 10 कितना बन जाएगा, दिस विल बी, यस यू आर राइट, दिस इज 20 ओम। ये 20 है और ये 10 है, ये बन जाएगा पैरेलल में। तो 20 और 10 का पैरेलल क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही था। दिस इज 200/30, दिस इज 20/3 ओम, यानी कितना आ गया, 6.67 ओम आ गया। तो ये आ गया, इसको हटाइए और यहाँ पर आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इन द नेक्स्ट डायग्राम, नाउ इट इज 6.67 ओम। अब लिखेंगे ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, तो हमारा आंसर कितना आ गया, RS इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 6.67 प्लस 10, सो दिस इज 26.67 ओम। ये आ गया जी हमारा RS, इज इट। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का CBSE क्वेश्चन, अ सेट ऑफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, हर एक का वैल्यू R ओम, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X। मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारे रजिस्टर्स को, जिनका सबका वैल्यू सेम है, सबका वैल्यू सेम, और हर एक कितने कितने ओम का है, R ओम का है, तो इनका जो सीरीज में इक्विवेलेंट वैल्यू आता है वो X है। दैट मीन्स R प्लस R प्लस R प्लस N प्लस सो ऑन, कितने टाइम्स, N टाइम्स, तो ये वैल्यू आता है X। तो क्या ऐसा कहा जाए कि N टाइम्स R जो हो गया वो X हो गया, इक्वेशन 1 बन गई हमारी। और
बट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इट इज वाई। अब पैरेलल में क्या होगा, तो यहां लिख देंगे आप हेडिंग सीरीज में। तो ठीक इसी तरह से लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि एक रजिस्टर, एक और रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर्स, इन सबको जोड़ दिए हमने कैसे, सभी के एक तरफ के ये कॉमन पॉइंट और एक तरफ वाले कॉमन पॉइंट। ओके, सो क्या लिखा जाए, 1/r, ऑब्वियसली वैल्यू सभी की आर आर दी है ना आपको, तो पहले इसको लिख लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कितने टाइम हो गई है, n टाइम्स, और इक्विवेलेंट यहाँ पे y दिया, तो दिस इज 1/y। यहाँ तो पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो 1/1/1 सारे, तो ये हो गया n टाइम्स 1/r is 1/y, so n/r is equal to 1/y, so y is equal to r/n। ये हमने पहले भी किया था, फिर से इसको सॉल्व कर दिया। अब ये है x और ये है y, हमें क्या पूछा है, फाइंड xy, तो xy is equal to what is x, this is nr, and what is y, this is r/n, n gets cancelled, so xy is equal to r square। और इसको आप एक जनरल फार्मूला भी बना लीजिए कि हमारे पास यदि एक जैसे आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर इन सीरीज तो nr, इफ पैरेलल r/n, तो xy, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों केस में, सीरीज में और पैरेलल का प्रोडक्ट कितना आता है, सिंपली r इंटू आर स्क्वायर। तो आज हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम किया, अभी इसमें बहुत सारा काम करने को बाकी है। एक अभी और वीडियो क्लास आएगी जहां पर सिमेट्री सर्किट्स की बात होगी। बाय सिमेट्री हम सर्किट्स को देखने में बड़े मुश्किल सर्किट, हम उनको बड़े आसानी से डिकोड कर लेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इफ इन डाउट इज देयर प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।